इसका मतलब है लोकतंत्र की समाप्ति है। तो क्या होता है भाई, पहले तो उन्होंने आपको अधिकार दे दिया, सांसद को अधिकार दे दिया, उन सांसदों का अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छीन लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का जहाँ चाहेगा वहाँ ये सांसद लोग जाएंगे और आपके इस तरह से अध्यक्ष जिसको हम व्यवहार करते हैं वहाँ भी तमाम तरह की दुश्वारियाँ देने जो मजबूर है। उसका हमें देश की व्यवस्था में शासन को संचालन में कोई जरूर नहीं। आज हमारे पूरी तरह सरकार में 50 किसान उसमें मनोनीत किए जाएंगे। जो संविधान सभा होगी वह नीति बनाएगी, कानून बनाएगी और देश की सरकार का काम होगा उस कानून का पालन करवाना, अन्यथा उस सरकार को हटाने की व्यवस्था भी इस संविधान में सरकार नाम को नहीं हो सकती। पृथ्वी की टीम ने जो साथियों हम सबको मिलकर ही इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रयास करना ही होगा। धन्यवाद मनोज जी। और आज के द्वितीय सत्र में अपनी बात जारी रखने से पहले मैं निवेदन करता हूँ, सत्र है कृपया इधर उधर न घूमे और पंडाल में आए। तो दोस्तों धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, कारवा बढ़ रहा है और ये कारवा जब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक की मंजिल हटाई हमारे हाथ नहीं लगती। अर्थात अगला चुनावी संग्राम जिसमें हम और आप पूरी शिद्दत, पूरे जोश और खरोश के साथ भाग लेने जा रहे हैं। इस मंच को ऐलान करता है कि अगली लोकसभा के चुनावों में सभी 540 सीटों से लोकसभा के चुनाव उम्मीद मानव पक्षी बन बैठा बेखौफ हुआ ये पूंजीवाद। सब साथ रहे, सब लोग बढ़े, गुणवान बने, शैतान डरे, ऐसे विश्व का सृजन करेगा आज के कृतिक। मेरा नाम प्रणीत है और मैं दिल्ली प्रदेश इकाई का जनरल सेक्रेटरी हूँ और शायद सबसे पुराना वॉलंटियर भी हूँ। मेरी कोशिश शुरू से यही थी कि मैं कुछ ऐसा मंच ढूंढूं जहां से हम लोग राजनीति के अंदर फिर से नैतिक मूल्यों की स्थापना को लेकर एकबद्ध हो सकें और एक क्रमबद्ध काम कर सकें, लगातार काम कर सकें, उत्कृष्ट काम कर सकें। राजनीति के अंदर उत्कृष्टता की परिभाषा नई गठित करने के लिए हम लोगों को लोक सत्ता का एक मंच मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसके द्वारा हम सभी लोग राजनीति के लिए, एक अच्छी राजनीति के लिए, अच्छी राजनीति को स्थापित करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके बाद मैं अपने सबसे प्रमुख सहयोगी Y40, जिसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार सभी तरह के मुद्दों
पे, सभी इश्यूज पे वो हमारे साथ शुरू से ही काम करते रहे हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सुरजीत दास गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी स्टेज पर आए। सुरजीत दास गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान आई थिंक मैं सोचता हूं कि बायफोर्टी का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री सुदेश वर्मा जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे उम्मीद करते हुए स्टेज पर आए। धन्यवाद सुरेंद्र जी। दिल्ली प्रदेश इकाई को और आगे बढ़ाने में अपना लगातार सहयोग देने वाले श्री दीपक गुप्ता जी का भी हम अभिनंदन करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो भी आए। दीपक गुप्ता जी लक्ष्मी नगर क्षेत्र, सही बोलो, पूर्व पर इनका ये नजरिया रहा है कि जिस तरीके से मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए, जिस तरीके से एक अच्छी एक नैतिक मूल्य राजनीति को चलाना चाहिए, उस तरीके से चलने में अब जो वर्तमान जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस क्यों ना हो, कांग्रेस का नाम इसलिए रहे क्योंकि वो उससे जुड़े रहे हैं, वो उसमें असक्षम इनको साथ दिखी। तो इनको लगा कि लोकसत्ता एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिनके द्वारा हम उन सब हासिल कर सकते हैं, हम अपना संघर्ष कर सकते हैं जिसके लिए हम लोग तैयार हुए हैं। और बात करेंगे, संगठन का एक इकाई है जो कि विदेशों में काम कर रही है, वहां से वो कई तरह की सहायता प्रदान करती है उन लोगों को जो कि लोकसत्ता के माध्यम से इस देश के अंदर एक नई राजनीति को, नए बदलाव के लिए कोशिश कर रहे हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण जी जो नई सीलमपुर के RW के सदस्य भी हैं और पिछले काफी समय से लोकसत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। बायफोर्टी की एक और युवा नेता और हमारे बीच में उपस्थित इस वक्त एकमात्र महिला नेता हैं मिसेस सुमिता जी, हम आपको भी आमंत्रित करते हैं, कृपया करके स्टेज पर आए। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ कुछ और सामाजिक संगठन और कुछ और गणमान्य लोग लगातार हमें ज्वाइन करते रहेंगे। इस बीच हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आज का हमारा एजेंडा, आज के हमारा मीटिंग का उद्देश्य, मैं सोचता हूं हम सबको भली भांति साफ होना चाहिए। वो है दिल्ली प्रदेश में और उसके आसपास उभरती हुई और विकराल रूप धारण करती हुई समस्याएं। जीवन की मूलभूत आवश्यकता है क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। सारी समस्याओं का ताना बाना, सारा जीवजाल इन्हीं के आसपास बुना गया है। आज का जो हमारा एजेंडा है, जिस चीज को हम अधिक से अधिक समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भले हम संख्या में भले कम हो, लेकिन अगर हम सब लोग इन समस्याओं को ढंग से, गहराई से, काफी विचार विमर्श अगर हम करें और करना है, तभी हम इन समस्याओं के किसी ठोस समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो भाइयों, दोस्तों, रोटी, बिजली और पानी, इस समस्या को समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक एक करके हम सब लोग इस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि आपकी तरफ से भी बराबर से सहयोग मिलना चाहिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा लोकसत्ता के बारे में आपको बताना और चाहूंगा। देखिए, लोकसत्ता एक प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा मंच मिले जिसके द्वारा हम इस राजनीति को और अच्छे रूप में, मुखरित रूप में आगे बढ़ा सकें, इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ और अधिक से अधिक योगदान दे सकें। लोकसत्ता से संबंधित या इसके उद्देश्यों से संबंधित अगर आपको और अधिक जानना है तो आजकल इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है। लोकसत्ता.org हमारी वेबसाइट है, उसमें आप सभी इसके मिशन, इसका विजन, इसकी सोच, इसके बदलाव के तरीके, इसके कार्य प्रणाली, इसने क्या क्या अभी तक अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके बारे में हम सब जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत लंबी रही है, बहुत लंबी इसकी जर्नी है, इसकी यात्रा रही है। थोड़ा सा और मैं बताता हूँ कि 1996 में डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, जो कि ये खुद ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, आपको मैं बताता हूँ, डॉक्टर
जयप्रकाश नारायण जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं। उनके पास पिछले 30 साल का सार्वजनिक जीवन का ऐसा तजुर्बा है जिसकी निचोड़ के रूप में लोक सत्ता नाम का एक आंदोलन प्रस्फुटित हुआ है। 1980 में आईएएस बैच के टॉपर रहे हैं, आईएएस बैच के, और उसके बाद 1996 तक इन्होंने अलग अलग अधिकारियों के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ, सरकारों के साथ लगातार काम किया है, जिसमें एनटी रामाराव की आंध्र प्रदेश की सरकार भी प्रमुख थी, जिसके ये मुख्य सचिव भी थे। 1996 तक काम करते हुए डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को लगा कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, सिर्फ रिकमेंडेशन, मतलब रिकमेंडेशन के द्वारा ही मैं वो चेंज नहीं ला सकता, मैं उस चेंज में वो भागीदारी नहीं दे सकता जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं बना हूं। कई तरह के संविधान संशोधन के अंदर भी, कई तरह के एक्ट जो कानून बनते हैं संसद के अंदर, उसके अंदर रिकमेंडेशंस भी डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की रही हैं। तो 1996 के अंदर इन्होंने आईएएस से त्यागपत्र दे दिया। आईएएस से त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने स्वयंसेवी संगठन का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने रखा लोक सत्ता आंदोलन। उस वक्त तक ये पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी नहीं थी। उस वक्त इनको शुद्ध रूप से सिर्फ जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करना था। इन्होंने अपनी एक टीम बनाई जिसमें अच्छे बाकी दूसरे गणमान्य लोग भी थे, समाज सेवी थे, बुद्धिजीवी थे, और कई ऐसे लोग थे जो अलग अलग पदों पे पदासीन रह चुके थे, और उसमें राजनीति को पूरी तरीके से बदलने की आवश्यकता है। वक्त आ गया है। तो 2 अक्टूबर 2006 को लोक सत्ता पार्टी का गठन हुआ। वही सब लोग जो काफी सालों से डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के साथ सक्रिय थे, जिसमें पूर्व न्यायाधीश वेंकट चलैया, जेसी वर्मा जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, वो सब उनके साथ थे, और अन्ना हजारे जैसे कई दूसरे सहयोगी भी थे जो पत्राचार या दूर संचार के माध्यम से उनके साथ जुड़े हुए थे। 2006 में लोक सत्ता पार्टी का राजनीतिक सुधारों के लिए गठन हुआ। सभी सुधारों के ऊपर यह महसूस किया गया कि जब तक राजनीतिक सुधार नहीं आएंगे, राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकलापों में, अपने चाल चलन में, अपने उद्देश्यों में बदलाव नहीं लाएंगी, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। तो 2006 से जो यात्रा शुरू हुई है, वो संघर्ष की यात्रा आज भी अनवरत जारी है, जिसमें अब आगे क्या करना है ये हम सबको मिलके निर्धारण करना है। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा और चाहूंगा कि हमारे दूसरे सहयोगी आज की समस्याओं, रोटी, पानी और बिजली के ऊपर अपने विचार रखें, और लोक सत्ता के माध्यम से किस तरीके से हम इन लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श करें। धन्यवाद। यूथ फॉर डेमोक्रेसी के वाइस प्रेसिडेंट श्री सुदेश वर्मा जी, यूथ फॉर डेमोक्रेसी से ही सुमित्रा मैडम, हमारे लोक सत्ता से श्री दिलीप शंकर रेड्डी जो हैदराबाद से आए, जो नेशनल कमेटी के मेंबर हैं, हमारे लोक सत्ता दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी प्रणीत सुशील जी, दीपक गुप्ता जी को जिनको अभी अचानक जाना पड़ा क्योंकि उनकी बुआ जी का तबीयत वो खराब हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती करी गई है, तो वो उसके लिए जाना पड़ा। मैं आप सबका ही शुक्र अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने अपना समय निकाला। और मैं एक और हमारे युवा, जो सब दूसरे नंबर में युवा हमारे कार्ययुवा सत्ता के एक मेंबर है। दोस्तों, जो मुद्दा हमने लिया है रोटी, बिजली और पानी, ये एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये किसी न किसी तरीके से हम सबको हिट करता है। मैं एक एक करके लूंगा। मैं रोटी से चालू करता हूं। आज आप जब अपने घर पे जाते हो तो शाम को आप और आपकी पत्नी दो ही चीज बात करती है, भ्रष्टाचार, क्योंकि आप काम पे जाते हो इसलिए भ्रष्टाचार, और पत्नी आपको बोलती है कि महंगाई बहुत बढ़ी, आप खर्चा बढ़ाओ। जब आप थाली में देखते हो आपको खाना देती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या अपने लोग के सामने है महंगाई का, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। अगर भ्रष्टाचार कम होगा तो सरकारें दाम कम करने पे लगेगी। इनको दाम करने की इच्छा, कम करने की इच्छा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो।
वो अपने सामने आकर जवान हिला देगी, हाँ भाई दाम कम होने चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। कोई भी आदमी भ्रष्टाचार कम करने के पक्ष में नहीं है, महंगाई कम करने के पक्ष में नहीं है। आज अपने लोग के मोहल्ले के अंदर में कितने राशन के दुकान चलते हैं, वो सब चलते हैं। पेपर पे आप देखेंगे तो सुबह 9 बजे चालू होता है, शाम के 6 बजे तक, पर कोई भी 1 घंटा से ऊपर नहीं चलता है। और आप जाओगे भी राशन की दुकान पे लेने के लिए तो आपसे पहले तो 100 प्रश्न पूछेगा, उसके बाद बोलेगा भैया सामान ही नहीं है, क्योंकि वो सामान 2 नंबर में बेच लेता है और कमाई करता है। क्या ये सरकारों को नहीं पता? क्या बीजेपी को नहीं पता? क्या कांग्रेस को नहीं पता? या किसी को भी नहीं पता? पर आज तक किसी ने इसका कोई उपाय नहीं निकाला अपने लोग के लिए, आप लोग के लिए, हमारे लिए, किसी के लिए कोई उपाय नहीं निकाला। आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि पंजाब के अंदर में लाखों क्विंटल माल जो है वो सड़के जा रहा है, क्योंकि वहां पे रखने के लिए जगह नहीं है। तो क्या वो अनाज को क्या बाजार में नहीं छोड़ा जा सकता है? अगर जैसे ही वो अनाज बाजार में आएगा, दाम सब नीचे आ जाएंगे, एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आज हम लोग सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें कोई हमको कोई रॉकेट को आसमान से धरती पे नहीं उतारना है, न चंद्रमा को और सूरज को धरती पे उतारना है। बहुत सिंपल इसका उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है इसके लिए। जितने भी आपके पास खाद्य सामग्री जो है ज्यादा मात्रा में सड़ रहे हैं, अगर उसको सड़ा नहीं करके अगर आप मार्केट में छोड़ देंगे तो दाम अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा, आपको राशन की दुकान के लिए इंतजार करने का क्या जरूरत है? आप सब मोहल्लों में सफल स्टोर्स खोलिए। सफल की जो दुकान है आज फिर भी वो कम दाम में सामान देते हैं। आप सफल की दुकान खोलिए ताकि एक आम आदमी एक जिंदगी अपनी कर तो सकता है, गुजारा कर सकता है। आज के जो हालात है उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ है। उसी हिसाब से अब आइए आप बिजली के ऊपर। आप लोग ने सबने सुना होगा, सबने देखा होगा, बिजली पे काफी हंगामा हुआ। मैं भी बिजली के दफ्तर में गया था, वहां पे सिर्फ ड्रामा और नौटंकीबाजी के अलावा कुछ नहीं होता। वहां पे 2 आदमी बोलते हैं, तीसरा आदमी बीजेपी का खड़ा होता है, ऐसे कागज फाड़ा, उसने कागज फेंका, काला झंडा निकाला, चेयरमैन साहब ने उठाया, मीटिंग को दरखास्त किया, बोला जी सबके सब जाओ, यहाँ से मीटिंग खत्म। बोला इलेक्ट्रिक कंपनी ने बोला कि हमारे को मिनिमम 9 रुपया यूनिट का चाहिए। तो अभी तो क्या है कि क्योंकि इतने सारे स्कैम निकल गए, आपके वड्रा साहब का निकल गया, सबका निकल गया, तो अभी उन लोग चुपचाप हो गए। पर आज नहीं तो कल 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने है बीजेपी, कांग्रेस और ये ऊर्जा कंपनी। आज भी भारत के अंदर में 3 रुपया यूनिट में बिजली आपको जहां चाहिए वहां मिलता है। पर ये रिलायंस और टाटा जो है ये जानबूझ के ऊंचे भाव में जिंदल से लेते हैं ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन और गवर्नमेंट को बता सके कि भाई हमारे बिजली के दाम बहुत ऊंचे हैं। तो अगर वो स्वाभाविक है 6 रुपये में खरीदेगा, उसके बाद उसके खर्चे लगते हैं, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो वो 9 रुपए से कम बेच नहीं सकता। तो जो 9 रुपए मांग रहे हैं और 9 रुपए उनको जो दिखाना है गवर्नमेंट को, दोनों मैच कर जाता। तो वो बोलते हैं गवर्नमेंट अग्री कर रही है, हाँ भी 9 रुपए देना चाहिए। अगर 9 रुपए बिजली का बिल हो गया तो आप और हमको सड़क पे सोना पड़ेगा, मेरे ख्याल जंतर मंतर आकर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि बिजली के जो दाम है वो आदमी इंसान नहीं दे सकता है। ऐसे ही आप लोग सब दुखी है, जिसका 1000 रुपए का था आज उसका 4000 रुपए का आता है। कमाई उतनी बड़ी नहीं है, अपने लोगों की कमाई उतनी नहीं बढ़ी है जितने बिजली के दाम बढ़ गए, जितने खान पीन के दाम बढ़ गए उससे कम तो कमाई रह गई। तो कब तक एक आम आदमी सहेगा, कब तक? ये जितने भी अनशन हो रहे हैं, जितने भी आपके प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ एक आम आदमी का रोष है जो अंदर से निकल के आ रहा है। कब तक एक आम आदमी सहेगा? जब उसके सहन शक्ति के बाहर हुआ था तो कहीं ना कहीं जाके प्रदर्शन करेगा, किसी ना किसी का घर फोड़ेगा, किसी ना किसी घर के सामने जाके प्रदर्शन करेगा। जैसे मुख्यमंत्री हो या सोनिया गांधी हो, प्रधानमंत्री हो। हम लोग ने उनको बताया, जब हम लोग मीटिंग में गए थे तो हम लोग ने पहले से उनको एक पत्र लिख के बताया कि साहब 3 रुपए में बिजली मिलती है, 4 रुपए में रिलायंस या टाटा बेच सकता है, इसमें कोई सोचने का जरूरत नहीं है। दूसरा, रिलायंस ने कहा कि हमने 1800 करोड़ रुपए का नुकसान सहा, जबकि रिलायंस ने इनकम टैक्स में फाइल किया कि हमने 2000 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो ये तो सरासर फ्रॉड, धोखेबाजी हो गया। तीसरी बात, दिल्ली में पावर फेल होना ही नहीं चाहिए, किसी भी सूरत से दिल्ली में पावर फेलियर होना नहीं चाहिए। क्यों? दिल्ली
सरकार 5,800 मेगावाट पावर के लिए भागीदारी है, हिस्सेदारी रखती है। दिल्ली का कंजम्पशन जो है वो सिर्फ 4200 है, वो भी एकदम जब 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तापमान जब 48 डिग्री पहुंच जाता है, तब जाके 4200 मेगावाट दिल्ली की खपत है इलेक्ट्रिसिटी की। फिर भी मेरे ख्याल से आप लोग सभी काम करते हैं, आप लोग सब घर भी चलाते हैं, आप लोगों को पता है कि किसी के यहाँ 3 घंटे बिजली नहीं आती, किसी के यहाँ 6 घंटे बिजली नहीं आती, किसी के यहाँ 2 घंटे बिजली नहीं आती। सही है? बोलिए, सही है? सबके यहाँ बिजली नहीं आती, 2-2 घंटे पावर कट रहता है, क्यों रहेगा? अरे आपका रिक्वायरमेंट 4200 है, अगर आपके पास ऑलरेडी आपने सप्लाई 5400 मेगावाट है तो आपके यहाँ शॉर्टेज का कोई कारण नहीं, बल्कि तो दिल्ली की कंपनी को कमाना चाहिए, जो आज वो बोल रहे नुकसान है। तो दोस्तों, घूम फिर के बात भ्रष्टाचार, इन लोग ने सबने मिलकर पिछले 8-10 सालों में पूरे सिस्टम व्यवस्था को एकदम तहस नहस कर दिया। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, 50 करोड़ रुपए के लिए उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, और आज भ्रष्टाचार के नंबर जो है 1,76,000 करोड़, 2 लाख करोड़, 70,000 करोड़, मतलब अब जीरो का वैल्यू नहीं रह गया। जीरो का वैल्यू सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए रह गया, इन लोग नेता लोग के लिए जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अभी कोयला घोटाला का पूरा जब आएगा तो मैं कहता 2 लाख के ऊपर ही जाएगा। तो बिजली का भी जो है, मेरे आपसे एक ही अनुरोध है कि बिजली या जब भी कोई धरने के लिए बुलाया जाए, आप लोग सब बता रहे हैं, ये आप लोग क्या भी है, सिर्फ हमारा नहीं है, हम तो एक माध्यम है। 1 और 1 11 होता है, ये आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। आप अकेले लड़ने जाओगे कुछ नहीं होगा, 1 और 1 मिलकर करेंगे तो 11 होगा। आज लोगों को पानी नहीं मिलता है। आज पानी, दिल्ली सरकार ने कहा है कि हर आदमी के लिए 51 लीटर पानी हम रोज का अदा कराएंगे। कितनी बार आप पेपर में पढ़ते हो, मई, जून, जुलाई में लोग हाहाकार मचता है पानी के लिए, टैंकर के लिए, उसके लिए, इसके लिए। किस लिए? इन्होंने 1986-88 के तहत इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था कि जितने भी नाले हैं जहां पानी स्टोर हो सकता है उनको ठीक करेंगे। उन्होंने रिपोर्ट खोली, उसमें लिखा था 2000 करोड़ रुपया लगेगा। रिपोर्ट बंद करी, 2000 करोड़ रुपया अंदर किया, चलते बने, बोले पानी नहीं है जी, गर्मी में पीछे से पानी नहीं आ रहा है। अरे पीछे से कहां से आएगा? हरियाणा से आएगा, वो भी कांग्रेस का ही है। तो कहने का मतलब यह है कि सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने तहस नहस कर दिया। इन्होंने कहीं ये नहीं सोचा कि हम किस व्यवस्था को बना के रखें ताकि इंसान तरसे नहीं। लोगों को समझाइए, उनको बताइए, वो बोलेंगे आपसे कि वे तो नए लोग हैं, ये क्या संभालेंगे। अरे आज जो दिल्ली की स्थिति है उससे और खराब नहीं हो सकती। दिल्ली सबसे नीचे आ चुकी है, अब जो भी आएगा वो कुछ ऊपर ही लेके आ सकता है, अब और इससे नीचे क्या जाएगा। तो इसलिए आप लोग जाके सबसे बताइए, हम लोग सब मिलके लड़ेंगे दिल्ली के लिए इलेक्शन में 2013 में जब आएगा नवंबर में। और ये हमारा आंदोलन है। जैसे इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, पता चला गरीबों को हटा दिया। हम ये बोले रोटी बिजली पानी आंदोलन, और पूरा हिंदी तो मैं नहीं कर सकता, पर मैं ये कहता हूँ रोटी बिजली पानी सबके लिए ये हमारा मेन मुद्दा है, जिसके लिए ये पहली शुरुआत हमने आज नींव डाली है। इसके लिए हमारे को न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए, हमारे को विदेश की मुद्रा भी नहीं चाहिए। आएगा बहुत बढ़िया है, पहले जो यहाँ के लोग हैं वो उनका पेट तो भर जाए, उसके लिए हमको किसी का आइडिया नहीं चाहिए, किसी का सुझाव नहीं चाहिए, किसी को हमको बताने का। हम तो पूरे वर्ल्ड को आज भारत बता रहे हैं, हम क्या बाहर से लेके आएंगे टेक्नोलॉजी हमको बताने के लिए, समझाने के लिए अपने आदमी को क्या किया जाए। इसलिए हमारा मुद्दा जो है बहुत सिंपल है, बहुत सरल है और एक आम आदमी को छूता हुआ है। रोटी बिजली पानी सबके लिए, अगर ये 3 चीज आपको मिल गया सही दाम पे, सही तरीके से,
मेरे को नहीं लगता इसके बाद आदमी को कुछ और चाहिए बहुत कुछ, पर एक जिंदगी बिताने के लिए इससे ज्यादा ये सबसे मेन है कि आप लोगों ने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबको जो डायस में बैठा उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। न्याय के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लोग अगर उठकर आए तभी ये अभियान, ये आंदोलन सफल हो सकता है। उनको भी कुछ ना कुछ कहना है, बोलना है। आपके इतने दूर से आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो क्यों ना कुछ ऐसी चर्चा की जाए जो चर्चा अक्सर पूरी पानी मुहैया नहीं है। तो जिस चर्चा की बात मैं कर रहा था, जो चर्चा आपके साथ होनी चाहिए, यहाँ लोक सत्ता पार्टी ने आवाज उठाई कि सबके लिए तीन चीजें, तीन मूलभूत सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। तो ये कैसे मुहैया हो, इस पर आपकी राय भी जानना जरूरी है। इन तीन चीजों में से आप जानते हैं कि बिजली का निजीकरण हो चुका है। आज बिजली आपके यहाँ डेसू या डीवीबी से नहीं आता, पीएसईएस से आता है। आपके यहाँ कोई दूसरा प्रावधान है, क्योंकि जो आउटर दिल्ली है वहां पर आधा निजीकरण हुआ है और थोड़ा सा अभी भी सरकार के पास है। पानी बहुत ही जल्द दिल्ली जल बोर्ड जो है उसमें कम से कम वितरण प्रणाली जो है, उस वितरण प्रणाली को किसी निजी कंपनी को दे दिया जाएगा। और तीसरा सवाल है रोटी का। रोटी मिलती है रोजगार से। अब मुसीबत ये है कि जिस चर्चा की मैं बात कर रहा था कि ये तीनों चीजें आम आदमी को कैसे मिले। कहते हैं कि जब कोई भी सुविधा सरकार के पास रहती है तो चूंकि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उनकी नौकरी पक्की होती है और उनको हर महीने तनख्वाह मिलना ही मिलना है, चाहे वो आपकी सेवा करे या ना करे। तो इसलिए काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो किसी निजी कंपनी को दे दो। अब मान लीजिए भगत जी आपकी एक दुकान है, कानून तोड़िए। ये कानून जो है ये अमीरों के और सेठों के पक्ष में है, आम आदमी के पक्ष में नहीं है। अगर आपको सरकार का भी ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो सरकारी परमिशन लेकर अगर आप जुलूस निकालते हैं या कोई सभा करते हैं तो उससे कोई खास असर नहीं होने वाला। आप लोगों के साथ कई बार मैं सभाओं में बैठकर बोल चुका हूं कि अगर आपको देश बदलना है तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। जब तक आप जेल नहीं जाएंगे, जब तक आप पुलिस की लाठी नहीं खाएंगे, तब तक इस देश में बदलाव नहीं होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जी को सुनिए। हेलो, तो एक साथ मिलकर जरा एक दो नारा लगा दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों, सर्वप्रथम आदरणीय हमारे वाई4डी अध्यक्ष महोदय सुरजीत गुप्ता जी को और हमारे सीनियर सुदेश वर्मा जी और लोक सत्ता पार्टी से हमारे अनुराग केजरीवाल जी और बाकी सारे सब प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हम पहले किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं थे। हम एक छोटा मोटा कार पूजा पाठ का करते हैं और आज भी करते हैं। परंतु अभी जो इलेक्शन 2-4-5 महीने पहले हुआ तो हमने कांग्रेस पार्टी को काफी दिन से देखा, भारतीय जनता पार्टी को काफी दिन से देखते देखते चले आ रहे हैं। इन दोनों पार्टियों ने, इन बाकी और भी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, इनसे हम बहुत तंग हो चुके।
इतने तंग हो चुके कि हमारी कॉलोनी में माताएं बहनें पानी भरने के लिए टैंकरों पे जाती हैं, उनको पानी नहीं मिलता। बिजली का इतना दाम बढ़ गया कि हम लोग बल्ब भी जलाने के लिए तरस गए। जहां तक कि रोटी का सवाल हमारे सीनियर जितने भी हमारी सब लोक सत्ता पार्टी ने Y40 ने बताया, वो आप लोगों ने सुन भी लिया। परंतु हमने एक बात को देखा बेगमपुर में, और अपनी आंखों से देखा, घर घर में जाकर देखा। क्या देखा कि हमारे बीच में एक Y40 से निकलकर एक मीना डवा जी इलेक्शन में निर्दलीय निकल कर आई। आपने देखा कि Y40 के जो भी लोग हैं आते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो हमारे साथ बोलिए भारत माता की। तो आवाज में थोड़ी और तेजी आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। हम तो जब से होश संभाले हैं भारत माता की जय बोलते आए हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे साथियों है कि और लोग भी जाने कि हमारे साथ कैसे लोग जुड़े हैं। तो भारत माता की जब बात हो रही थी, जब जय बोलते थे, तो हमें यही बताया गया था कि जो अनाज है जिसको हम खाते हैं वो धरती से पैदा होती है, इसलिए भारत माता की जय बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो माँ जैसी है। तो अब क्या करें, जब माँ के बारे में माँ नहीं सोचा जाता, जब जमीन का सौदा हो जाता